नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी। ये प्लेटफॉर्म है क्लिनिकल गुरुजी और कोर्स का नाम है 20 ड्रग्स फॉर जीपी। 20 ड्रग्स फॉर जीपी का कोर्स हमने इसलिए बनाया कि इसमें वो 20 दवाइयां पढ़ाएंगे जो जनरल प्रैक्टिस में हर डॉक्टर को आनी चाहिए। तो पहली बार तो ऐसा सोचा था कि 1 घंटे के लेक्चर में 5-5 मिनट में दवाई पढ़ाते जाएंगे और 20 दवाइयां हो जाएंगी। लेकिन फिर जब लोग इतने सारे जुड़े और इतनी सारी उम्मीदें देखी तो मैंने कहा इस कोर्स को हम और बड़ा बनाएंगे और इसमें बहुत सारी चीजें और भी पढ़ाएंगे उन 20 दवाइयों के अलावा। तो उसी सिलसिले में आज का जो लेक्चर है वो है फ्लोरोक्विनोलोन्स पे। फ्लोरोक्विनोलोन्स एक एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है जिनके की एंड में फ्लोक्सैसिन आता है। आपने सबने दी है, आपने सबने यूज करी है। बहुत छोटा सा लेक्चर, बस 5 मिनट में काम की चीजें समझाऊंगा जो हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स की जो एंटीबायोटिक्स हैं आपको नाम पता होंगे, सिप्रोफ्लोक्सैसिन, लीवोफ्लोक्सैसिन, नॉरफ्लोक्सैसिन, ओफ्लोक्सैसिन, पीफ्लोक्सैसिन, मॉक्सीफ्लोक्सैसिन, पारफ्लोक्सैसिन, ये सब चीजें फ्लोरोक्विनोलोन्स में आती हैं। ये किन बैक्टीरियाओं पे काम करती हैं? बड़ी आसान सी बात है, ये काम करती है ग्राम पॉजिटिव पे भी, ग्राम निगेटिव पे भी, लेकिन एनएरोबिक के खिलाफ इनकी एक्टिविटी या तो बिल्कुल न के बराबर होती है या बहुत थोड़ी सी होती है। तो माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, इन सारी चीजों पे ये बहुत काम नहीं करती। पॉजिटिव निगेटिव दोनों का बहुत अच्छा कवरेज है इसमें। मतलब मेरे एक मित्र हैं, वो जनरल प्रैक्टिस करते हैं। उनसे मैंने पूछा कि भाई एंटीबायोटिक्स में यूजुअली तुम्हारी क्या चॉइस रहती है? तो वो कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा हो ना तो लीवोफ्लोक्सैसिन दे देते हैं, बाद में देखेंगे। मतलब ठंड लग के बुखार आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार कहीं इन्फेक्शन है, यूटीआई भी हो सकता है और न्यूमोनिया भी हो सकता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो हम तो आंख बंद करके फ्लोक्सैसिन दे देते हैं, फिर जहां का भी होगा वो अपने आप ही सुलझ जाएगा। ऑल्दो आई डोंट अग्री टू इट मच। बात बिल्कुल सही है कि ये वाकई पॉजिटिव पे भी करती है, निगेटिव पे भी करती है। हर तरह के इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स अच्छा काम करती है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका न्यूमोनिया हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, साइनोसाइटिस हुआ, सब में ये काम करेंगी। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इवन ड्रग ऑफ चॉइसेस है, नॉरफ्लॉक्सैसिन बहुत अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर जीआईटी में ये आपके साल्मोनेला, शिगेला, टाइफाइड, इन सब में अच्छा काम करती है। फिर स्किन में, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में, सेल्यूलाइटिस में, सब में अच्छा काम करती हैं। और बोन के, जॉइंट के इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस में बिल्कुल अच्छा काम करेंगी। और इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में भी अच्छा काम करेंगी। तो फिर किन बीमारियों में इन्हें देना चाहिए? मैं कहूंगा इनमें से किसी में मत दो। इन दवाइयों को रिजर्व में रखो कि आपके रूटीन एंटीबायोटिक्स से, मतलब आपने किसी को एजिथ्रोमाइसिन से शुरू किया या आपने किसी को पेनिसिलिन ग्रुप से शुरू किया, बेसिक कोई छोटी सी चीज दी, उसको अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट करो फ्लोरोक्विनोलोन्स पे। कोशिश करो कि जो आपकी बीटा लैक्टाम टाइप की एंटीबायोटिक्स हैं उनसे काम हो जाए। इस पे हम नेक्स्ट स्टेप में जाएं, क्योंकि हर दिन हर नई दवाई के साथ एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। पिछली जो एंटीबायोटिक्स थी, अभी पिछले बहुत समय से बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई बहुत नई एंटीबायोटिक या कोई बहुत नई एंटीबायोटिक के ग्रुप की खोज नहीं हो पाई है। आज भी वही 3-4 तरीके से हम बैक्टीरिया को मार रहे हैं, चाहे उसका हम डीएनए तोड़ लें, चाहे हम उसकी सेल वॉल तोड़ लें, बहुत लिमिटेड तरीके हैं जिससे कि बैक्टीरिया मर रहा है। और नई एंटीबायोटिक्स जिस रफ्तार से नहीं आ रही, उससे ज्यादा रफ्तार से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो अगर आप हर पेशेंट को अभी लीवोफ्लोक्सैसिन देना शुरू कर दो, आपके पेशेंट एकदम बढ़िया ठीक होंगे। लेकिन जब यही पेशेंट 3 महीने बाद आएंगे तब ये ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इन सब में रेजिस्टेंस आ गया होगा। तो एक तो एंटीबायोटिक्स बदल बदल के इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि एक ही एंटीबायोटिक पकड़ी और सबको खिलाए जा रहे हैं वही की वही, तो वो काम करना बंद कर देगी। कोशिश करो कि अलग अलग एंटीबायोटिक्स पे काम किया जाए और एस्केलेट की जाए, बजाय एक साथ सबसे बड़ा हथौड़ा मार देने के। जो हमारा एक जीपी में ट्रेंड रहता है कि ऐसी दवाई दो, एक ही बार में दो कि सब ठीक हो जाए, वो मत करो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मत शुरू करो, नैरो स्पेक्ट्रम से शुरू करो, ओपीडी बेसिस पे। हाँ, अगर आप आईसीयू में काम करते हो और क्रिटिकल मरीज देखते हो तो इसकी ठीक उल्टी बात करूंगा कि एकदम हाईएस्ट एंटीबायोटिक से शुरू करो और फिर टेपर डाउन कर लेंगे। यहां छोटी एंटीबायोटिक से शुरू करो और एस्केलेट करेंगे। ठीक है? तो स्पेसिफिक इंडिकेशन की बात करें कि कहां कहां देना चाहिए। एक सबसे कॉमन दवाई है इसकी नॉरफ्लॉक्सैसिन। नॉरफ्लॉक्सैसिन हम देना चाहेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या कि जो ऊपर पाइलोनेफ्राइटिस साइड नहीं गया है, नीचे नीचे कहीं ज्यादा है, जिसमें और प्रॉब्लम्स नहीं ऐड हुई है साथ में। प्रोस्टेटाइटिस में, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में आपने सुना होगा नॉरफ्लॉक्स टीजेड खाते हैं, मतलब दस्त लगे और आपने नॉरफ्लॉक्स टीजेड खा ली, ये लगभग वैसी की वैसी बात है। तो स्पेसिफिक इंडिकेशन नॉरफ्लॉक्सैसिन का है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई या जीआई के इन्फेक्शन।
सिप्रोफ्लोक्सासिन पुराने जमाने में बहुत दी जाती थी, आजकल लोगों ने यूज कम कर दिया है, लेकिन हमेशा की बात है, जिसका यूज कम होता है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसका यूज बढ़ता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आजकल आईसीयूज में लोग उल्टा कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ना, उसको सिप्लॉक्स की 500 mg की गोली खिलाते हैं और वो ठीक होने लग जाता है। मेरे बचपन में, आज से करीब 30-35 साल पहले सिप्रोफ्लोक्सासिन खूब लिखी जाती थी, सिप्लॉक्स सिप्लॉक्स सिप्लॉक्स, फिर धीरे धीरे करके सिप्लॉक्स का यूज होना कम हो गया। अब क्योंकि उसका रेजिस्टेंस आने लगा, अब इतने सालों से इस्तेमाल नहीं हुई है तो बैक्टीरिया भी भूल गए, बैक्टीरियाओं की नई पीढ़ी को पता ही नहीं कि सिप्लॉक्स क्या होती है, अब फिर से सिप्लॉक्स काम करना शुरू कर दिया है। तो अगर आपका इंफेक्शन किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ना, तो शायद सिप्लॉक्स काम करेगी, स्पेशली आईसीयू में। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यूज होती है, यूटीआई में यूज होती है, जीआई में यूज होती है, बोन जॉइंट में होती है, जो इंडिकेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स के हैं सब में यूज होती है। दो मोस्ट कॉमन मेडिसिन है इसकी। इनसे नुकसान क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, हर दवाई के हमको पता होने चाहिए, तो फ्लोक्सासिन की भी पढ़ा देता हूं। एक तो सबसे कॉमन है, इनसे नौशिया वोमिटिंग डायरिया होता है। जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, किसी भी चीज का साइड इफेक्ट अगर नहीं पता हो तो लिख के आ जाओ नौशिया वोमिटिंग, वो सबसे ही होता है, हर दवाई से होता है, स्पेशली एंटीबायोटिक से। तो कॉमन है नौशिया वोमिटिंग डायरिया। फिर कुछ अनकॉमन है, या किसी किसी को इससे हेडेक या डिजीनेस होती है। तो यदि आपका पेशेंट आएगा, जब से दवाई चालू की बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत चक्कर आ रहे हैं, तो देखो कि कहीं फ्लोक्सासिन से तो कुछ नहीं हो रहा। एक बड़ी अजीब सी बात है कि फ्लोक्सासिन ग्रुप से टेंडन या तो टूटने लगते हैं या इन्फ्लेम होने लगते हैं। टेंडन समझते हो ना, लिगामेंट्स होते हैं और टेंडन्स होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक होती है जो बोन को बोन से जोड़ती है और एक होती है जो बोन को मसल से जोड़ती है। याद है ना कौन सा क्या था? तो टेंडन्स में कोलेजन फाइबर में ये कुछ गड़बड़ करता है और उसके कारण या तो टेंडन्स में इन्फ्लेमेशन होता है या टेंडन्स फटने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। हर एक के नहीं टूटता है, ऐसा नहीं कि जिसको तुमने सिप्लॉक्स दिया सबके टेंडन टूट जाएंगे। जिस व्यक्ति को या तो कोई इम्यूनोसप्रेशन चल रहा है, या वो एकदम अर्ली एज में है, बच्चा है, या एकदम लेट एज में है, बहुत बुजुर्ग आदमी है, और या फिर प्रेग्नेंट फीमेल है, इन सारे लोगों में इन चीजों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इससे एक रिस्क होता है टेंडिनाइटिस या टेंडन रप्चर का, तो इसलिए इसे इन पॉपुलेशन में अवॉइड करना चाहिए। फोटो सेंसिटिविटी होती है कुछ कुछ लोगों को, जो लिवोफ्लॉक्स या लॉक्सॉफ जिसको हम कहते हैं ब्रांड नेम से, तो लिवोफ्लॉक्सासिन से स्पेशली लोग ये दवाई खाते हैं और बाहर जाते हैं तो उनको फोटो सेंसिटिविटी होती है, उनको लाइट से रिएक्शन होने लग जाती है। कुछ कुछ लोगों में अगेन बहुत रेयर फिनोमिना है कि इससे क्यूटी प्रोलॉन्ग होता है। क्यूटी प्रोलॉन्ग होता है मतलब कि इन पेशेंट्स को वीटीवीएफ होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो जब भी कभी दवाई दें तो एक लिस्ट ढूंढ के रख लेना, कभी हुआ तो मैं डाल दूंगा ग्रुप में कि जिन जिन दवाइयों से क्यूटी प्रोलॉन्ग होता है। तो ऐसा नहीं करें कि ऐसी दो दो तीन तीन दवाइयां एक साथ चल रही है, कि मान लो एक एंटी एरिथमिक चल रहा है व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को, और साथ में आपने उसको क्यूटी प्रोलॉन्गेशन वाली दूसरी भी दवाई दे दी, तो दो से मिलकर हो सकता है कि पेशेंट को एरिथमिया हो जाए। फिर इसके अलावा इससे बहुत रेयरली कभी कभी ऐसा होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, कभी कभी लिवर टॉक्सिसिटी होती है या एलर्जिक रिएक्शन होती है। हाइपोग्लाइसीमिया अनकॉमन चीज है, पर हमें वो दवाइयां पता होनी चाहिए जो हाइपोग्लाइसीमिया करती है। कॉमनली तो हमें पता ही भाई, किसी को शुगर कम है तो या तो इंसुलिन का डोज ज्यादा लग गया हो, या ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ज्यादा खा लिया हो और खाना नहीं खाया हो। पर कुछ और दवाइयां भी हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया करती हैं, हमको उनके नाम पता होने चाहिए। जैसे एक एंटी मलेरियल आती थी पेंटामिडीन, या एक दूसरी एंटी मलेरियल क्विनिन। इन दोनों दवाइयों से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। बचपन में कहते हैं ना, क्विनाइन की गोली खानी है तो ठंडे मीठे दूध के साथ खाओ, तो एक तो उससे गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, और ठंडा मीठा दूध है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होने देगी। पुराने लोग अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर लेते थे, उनको इतनी फिजियोलॉजी नहीं समझती थी और उनको पता था कि कैसे खानी है दवाई। कुछ कुछ सल्फा ड्रग्स भी जो हाइपोग्लाइसीमिया कराती हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर से भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो आपके पेशेंट्स अक्सर डायबिटिक हाइपरटेंसिव होते हैं, तो किसी को यदि ऐसे कॉम्बो चल रहे हो और उनको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होता हो तो जरूर देखना कि हमारी किसी दवाई से तो नहीं हो रहा। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स भी हाइपोग्लाइसीमिया कराते हैं। आगे चलते हैं, कहाँ कहाँ इनको नहीं इस्तेमाल करना तो सबको आता है, कहाँ नहीं करना वो सीखते हैं। तो एक तो प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं देना, क्यों? क्योंकि जो छोटा बच्चा है अंदर वाला, उसके कार्टिलेज में डैमेज हो सकता है। दूसरे, बच्चों में फिर वही रीजन कि छोटे बच्चे हैं, उनके कार्टिलेज अभी बन रहे हैं, तो ये 8 10 12 साल के बच्चों में लिवोफ्लॉक्स सिप्लॉक्स प्रेफरेबली नहीं देना। बहुत ही मजबूरी आ जाए तो अलग बात है, बट न दो तो ज्यादा अच्छा। दो भी तो लॉन्ग टर्म मत दो। छोटे बच्चों में, प्रेग्नेंट महिलाओं में, इन सब में यूजुअली बीटा लैक्टम हमेशा सेफर होते हैं। फिर बहुत बुजुर्ग में मैंने बताया टेंडनाइटिस का, टेंडन रप्चर का रिस्क होता है। फिर जिनको कन्वल्शंस आते हो उनको प्रेफरेबली फ्लोरोक्विनोलोन्स मत देना, क्योंकि इससे सीजर थ्रेशोल्ड कम होती है। सीजर थ्रेशोल्ड कम होती है मतलब कि इनको झटके आने का खतरा बढ़ जाता है। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको G6PD डेफिशिएंसी होती है, उनमें भी मत देना, क्योंकि ऐसे में इससे एनीमिया हो सकता है। तो एक छोटा सा हमने 10 मिनट में समझा फ्लोरोक्विनोलोन्स को कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं करना है। लेक्चर आपको कैसा लगा ये डिस्कशन में फीडबैक में जरूर लिखिएगा। इस कोर्स में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। अब हम इस कोर्स में जो पढ़ाया है उसके बेस पे क्विज करने का सोच रहे हैं। आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिलेगी, उसको जरूर देखिएगा और क्विज में पार्टिसिपेट करिएगा। उसमें हम देखेंगे जितना पढ़ाया है उस पर से पूछेंगे, कुछ अच्छे इनाम भी देंगे, पेटीएम पे कुछ 1000 2000 के कैशबैक्स मिलेंगे। तो क्विज में जरूर हम पार्टिसिपेट करें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।